हेलो स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है आज के हिस्ट्री की क्लास में। और आज हम लेकर आ गए हैं कौन से चैप्टर? आज हम हिस्ट्री का 3rd चैप्टर लेकर आ गए हैं और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? तो इंडो चाइना हिंद चीन में राष्ट्रवाद। यह चैप्टर हम लोग का है 3रा चैप्टर। काफ़ी अर्जे से आप सबको इंतजार था इस चैप्टर का। तो आइए हम लोग समझते हैं इसे। इंडो चाइना हिंद चीन में राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, इसे समझते हैं। सबसे पहले ये बता दें इंडो चाइना, ठीक है क्या? इंडो चाइना, इंडो चाइना बना किससे? इंडो चाइना को बनाने वाला कौन है? तो इंडो चाइना बना है 3 देशों के नाम से। एक है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, जब ये तीनों मिला तब बना कौन सा? इंडो चाइना, हिंद चाइना। अब इंडो चाइना इसका नाम कैसे पड़ा, इससे हम आगे चर्चा करेंगे। साथ साथ में क्वेश्चन भी देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन इससे क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। तो वियतनाम नाम जब हम सुनते हैं तो वियतनाम नाम के अंदर में आपका आता है अनाम, तोकिन और कोचिन चीन। ये 3 क्षेत्र से अनाम, तोकिन और कोचिन चीन, अनाम, तोकिन, कोचिन चीन, ये 3 क्षेत्रों से 3 नामों से मिलकर बना है कौन सा? वियतनाम, ठीक है ना। कौन कौन से? अनाम, तोकिन और कोचिन चीन, ये 3 नामों से संयोजन से बना है कौन सा? वियतनाम बना है, याद रखिएगा। और इसमें लाओस और कंबोडिया, ये 2 क्षेत्र, इसका मतलब ये 3 सब मिलकर आपस में इंडो चाइना का निर्माण किया है, एक बड़ा सा क्षेत्र बना है, ठीक है ना। तो वियतनाम एक अलग क्षेत्र हो गया, कंबोडिया एक अलग हो गया, और यहाँ पर जो तोकिन लाओस है ये अलग हो गया। अब इसमें जो अनाम, तोकिन और कोचिन चीन, ये तीनों जो है ये वियतनाम बन गए, तीनों मिलकर वियतनाम बन गए। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ ना कि हमारे जो होते हैं छोटे छोटे राज्य मिलकर, जैसे मान लीजिए हमारा बक्सर जिला है, आरा जिला है, भोजपुर जिला, ये तीनों मिलकर एक बिहार की रचना किया, ठीक है ना। उसी तरह तीनों मिलकर एक वियतनाम का रचना किया। और लाओस और कंबोडिया अलग अलग क्षेत्र है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया या अदर क्षेत्र, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब बता देते हैं हम लोग कि वियतनाम के अंदर में फ्रांसीसी उपनिवेश था। क्यों, कैसे था? पहले चैप्टर को थोड़ा सा शॉर्ट में और फर्स्ट शुरू से अंत कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग लेकर चलेंगे डिटेल्स में, एक एक टॉपिक करके डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है ना। तो इंडो चाइना, इंडो चाइना बता दें हम कि फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, फ्रांसीसी उपनिवेश था। और फ्रांसीसी आधिपत्य इसमें 1945 में आज़ाद हुआ, यानी फ्रांसीसियों का गुलाम था, फ्रांसीसियों का राज्य था। कहाँ पर? इंडो चाइना में, यानी वियतनाम। वियतनाम में फ्रांसीसियों का राज्य था, फ्रांसीसी इसे कब्जे में लिए हुए थे। अब ये कैसे फ्रांसीसी इसको कब्जे में लिए, फ्रांसीसी से पहले यहाँ पर क्या था, कैसे राज होता था, क्या होता था, सारी चीज़ को हम डिटेल्स में समझेंगे। बस मेरे साथ आप लोग बने रहिए, नए बच्चे आएंगे मेरे साथ बने रहेंगे, पुराने बच्चे जो है लाइक करते चलेंगे, शेयर करते चलेंगे, ठीक है ना। तो आइए, फ्रांसीसी आधिपत्य कब हुआ? 1945 में। तो याद रखना, यहाँ पर पूछेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कि वियतनाम फ्रांसीसियों से कब आज़ाद हुआ? तो 1945 में। कब आज़ाद हुआ? 1945 में। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हमारा यहीं पर क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहेगा कि अनाम किसका हिस्सा है? तो वियतनाम का हिस्सा है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बना, ठीक है ना। उसी तरह तोकिन, कोचिन, चीनी दोनों पूछ सकता है, ठीक है ना। लाओस, कंबोडिया दोनों अलग क्षेत्र था, लेकिन ये भी था कि यहाँ से इंडो चाइना का ही क्षेत्र था, ठीक है ना। इंडो चाइना हम लोग आगे के इसी वीडियो क्लास में आगे हम बढ़ेंगे तो बताएंगे कि इंडो चाइना नाम कैसे पड़ा था, ठीक है। दूसरा बात किया जाए, लाओस, कंबोडिया, पहले स्वतंत्र कौन हुआ? पहले आज़ाद हुआ कौन सा? वियतनाम। पहले आज़ाद हुआ वियतनाम, और बाद में लाओस और कंबोडिया आज़ाद हुआ, ठीक है ना। पहले आज़ाद कौन सा हुआ? वियतनाम, और बाद में लाओस और कंबोडिया जो है आज़ाद हुआ, लाओस और कंबोडिया आज़ाद हुआ, ठीक है। आगे बात करते हैं हम हो ची मिन्ह। एक नया नाम आता है हमारे सामने, हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह क्या था? हो ची मिन्ह। अब ये हो ची मिन्ह क्या है? तो हो ची मिन्ह किसी व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना। तो ये वहाँ के नेता थे, ठीक है ना। हो ची मिन्ह क्या थे? वहाँ के नेता थे, नेता, ठीक है। और हाँ, नेता की अध्यक्षता में वियतनाम को लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापना हुआ, यानी कि इन्हीं के उपस्थिति में ये वहाँ के लीडरों के लीडर थे, ठीक है ना। इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे डिटेल्स में। ये लीडरों के लीडर थे और इन्हीं के उपस्थिति में वियतनाम का यहाँ पर लोकतांत्रिक गणराज्य बना, राष्ट्रवाद बना, आज़ाद हुआ। जैसे हमारे यहाँ गांधी माना जाता है, भारत में गांधी, उसी तरह यहाँ हो ची मिन्ह,
ठीक है, क्या नाम था? हो ची मिन, हो ची मिन, ठीक है ना, याद रखिएगा नाम इसका, ठीक है ना। आगे चलते हैं। वियतनाम को आगे चलकर इसे 2 खंडों में विभाजित कर दिया गया। कितने खंड में? 2 खंड में। कितने खंड में? 2 खंड में, ठीक है ना। कौन कौन से? बहुत ही सिंपल तरीका है याद करने का। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, जैसे अमेरिका में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसी तरह यहाँ पर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। वियतनाम को कितने खंडों में? तो बाबू वियतनाम को 2 खंडों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ठीक है ना। ये बहुत ही एकदम ईजी चैप्टर, एकदम हंसते हंसते इसको पढ़ लेना है, बहुत आसान आएगा, ठीक है ना। कौन कौन सा? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, 2 भागों में बांट दिया गया है। याद रखिएगा, उत्तरी वियतनाम हो ची मिन, हो ची मिन, ठीक है ना। तो उत्तरी वियतनाम का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हो ची मिन, ठीक है ना। वहाँ का अध्यक्ष थे, वहाँ का लीडर थे, थे ना। कौन सा? उत्तरी वियतनाम का। और ये उत्तरी वियतनाम में कम्युनिस्ट शासन, कौन सा? कम्युनिस्ट शासन। आपको याद होगा तो हम पढ़ाए थे रूस की क्रांति में, समाजवादी शासन, समाजवादी शासन व्यवस्था, ठीक है ना, समाजवादी शासन व्यवस्था बताए थे, ठीक है ना। तो कम्युनिस्ट शासन मतलब क्या? समाजवादी शासन व्यवस्था, ठीक है ना। तो वहां पर इन्होंने स्थापित की क्या? समाजवादी शासन व्यवस्था, कम्युनिस्ट सरकार बनाया। कहां पर? उत्तरी वियतनाम में कम्युनिस्ट सरकार बनाया, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मैप देखने को मिल जाएगा, मिल रहा होगा साइड में कि ये मैप में कैसे है, कौन सा उत्तरी वियतनाम है, ठीक है ना। तो उत्तरी वियतनाम जो था उसका कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था कौन स्थापित किया था? हो चिन मिन। तो क्वेश्चन बनेगा कि उत्तरी वियतनाम में कम्युनिस्ट सरकार किसने बनाया था? तो हम कहेंगे हो ची मिन, ठीक है ना, हो ची मिन कहेंगे, ठीक है ना, ओके। और दूसरा दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम की बात करें तो दक्षिणी वियतनाम में कौन सा सरकार बना दिया जाएगा? दक्षिणी वियतनाम में, तो दक्षिणी वियतनाम में सरकार बनेगा हम लोग क्या, ध्यान दीजिएगा, बायोदाई का सरकार बना। बायोदाई याद रखिएगा, दक्षिण वियतनाम बायोदाई एक प्रतिक्रियावादी निरंकुश सरकार बना, निरंकुश प्रतिक्रियावादी, ठीक है ना, सरकार बना। अब आगे चलकर इन दोनों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में आगे चलकर गृह युद्ध आरंभ हो गया। यानी वियतनाम के अंदर गृह युद्ध किसे कहते हैं बाबू? तो गृह युद्ध कहते हैं जब 2 ध्रुवों के बीच में युद्ध होता है तो उसको हम कहते हैं गृह, सॉरी, जब देश के अंदर 2 राज्यों के बीच में 2 भागों में युद्ध होता है तो उसको कहते हैं हम लोग गृह युद्ध, ठीक है ना, यानी घर का युद्ध। तो उसी तरह उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में आपस में युद्ध आरंभ हो गया। इनकी सरकार और इनकी सरकार दोनों के बीच में हो गया तो मैं क्या हुआ? तो मैं भाई, क्यों? ये बोला मैं, बोला मैं, तो मैं तो होता है सारे चीज, मैं मतलब क्या, हम्बड़ तो हो गया, उसी में हो गया। फिर एक कह रहा था कम्युनिस्ट सरकार बनेगी, एक कह रहा था कि निरंकुश सरकार बनेगा। अभी तक माइनस प्लस दोनों को एक जगह एक स्थान पर कीजिएगा तो क्या होगा? स्पार्क हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर हुआ, ठीक है ना। उत्तरी वियतनाम का प्रभाव ध्यान दीजिएगा, जो उत्तरी वियतनाम था, उत्तरी वियतनाम का प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। इसका हम 2-4 खंड कर देते हैं, ठीक है ना, इस चैप्टर का मजा आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। थोड़ा सा और डिटेल्स में चलेंगे हम लोग। उत्तरी वियतनाम का प्रभाव बढ़ा, ठीक है, उत्तरी वियतनाम का प्रभाव बढ़ा। और दक्षिणी वियतनाम ध्यान दीजिए, उत्तरी वियतनाम जो था ये कम्युनिस्ट सरकार हो चिन मिन सरकार का जो है प्रभाव बढ़ता चला गया। मतलब इनकी पार्टी मजबूत गिर रही थी, किसके ऊपर में? तो ये बाओदाई के पार्टी के ऊपर में। और बाओदाई की पार्टी कमजोर पड़ रही थी और हो चिन मिन की पार्टी मजबूत पड़ रही थी। तब ये चिल्लाएगा ना भाई कि आओ मेरी कोई मदद करो, आओ मैं जा रहा हूँ, आओ कि कोई मेरा मदद करो। कौन आएगा? तो उस समय दक्षिणी वियतनाम के मदद के लिए किसको बुलाया? अपने पापा को बुलाया, पापा जी आ जाइए पापा जी। कौन? अमेरिका को बुलाया। किसको बुलाया? अमेरिका को बुलाया। तो अमेरिका भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर बड़ी राजनीति की बात है, ठीक है। दक्षिणी वियतनाम में निरंकुश सरकार था और यहाँ पर समाजवादी कम्युनिस्ट सरकार था। और इससे पहले थोड़ा सा हम लोग चलेंगे ना, कहाँ पर? रूस में। तो हमको मज़ा आने वाला है रूस में। क्या? रूस में हम आपको बताए थे वहाँ पर, याद होगा आपको तो, कि रूस में जब वहाँ पर गरीबों की सरकार बनी, लेनिन का सरकार बना था, तो उस समय अमेरिका विरोध किया था। अमेरिका वहाँ पर क्या किया था? विरोध करके रूस के साथ में अपना दुश्मनी कर लिया था।
पता है ना आपको? क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि यदि हम रूस का विरोध करेंगे, किसको? अमेरिका को लग रहा था कि यदि हम रूस का विरोध करेंगे, यदि हम रूस का विरोध नहीं किए तो रूस में जैसे गरीबों की सरकार बनी वैसे ही हमारे यहाँ भी गरीबों की सरकार बन जाएगी। इसलिए जो रूस है ना वो विरोध कर रहा था, किसका? सॉरी, अमेरिका जो है किसका विरोध करता? रूस का विरोध कर रहा था, ठीक है ना? रूस का विरोध कर रहा था कि नहीं आप यहाँ पर गरीबों की सरकार ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए कि रूस की जो जनता है वो देखेगी कि भाई यहाँ की सरकार गरीबों की सरकार बन गई, तो अमेरिका की जनता देखेगी अरे यहाँ पर भी ये सरकार होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसलिए अमेरिका वहाँ का विरोधी बन गया था और उसका गुस्सा पहले से था अंदर में, और यहाँ पर वह आ गया। क्या पर? यहाँ पर निकल गया किसका? उत्तरी वियतनाम में समाजवादी पार्टी है, उसका गुस्सा अमेरिका नहीं, उसके समाजवादी पार्टी के ऊपर में था। और पता है को बताया था लेने पूरे विश्व में इसका प्रचार कर रहा था, साम्यवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, साम्यवादी पार्टी। पहले समाजवादी था फिर साम्यवादी बन गया, ठीक है ना? साम्यवादी गरीबों में जाता है, ठीक है? तो दक्षिणी वियतनाम की मदद के लिए अमेरिका ने क्या किया? दक्षिणी वियतनाम का मदद अमेरिका ने किया। हाँ, अमेरिका यहाँ पर घुस गया। अब यहाँ पर अमेरिका घुसता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में हम लोग भी आगे चलकर अच्छे से चर्चा करेंगे कि कैसे अमेरिका को खदेड़ा गया, कैसे खदेड़ा नहीं गया, अमेरिका भाग गया, अपने आप ही भागा, कैसे भागा आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना? तो दक्षिणी वियतनाम का मदद किसने किया? तब बाबू अमेरिका ने किया, ठीक है ना? किसको पापा के रूप में बुलाया? तो अमेरिका को पापा के रूप में बुलाया, पापा आ गए अमेरिका, ठीक है ना? अतः अमेरिका को भागना पड़ा अंततः। ये अभी यहाँ पर बताया था, पूरे चैप्टर को शॉर्ट में लेकर चल रहे हैं, आगे इसे डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि कैसे अमेरिका भागा, ठीक है ना? अभी मेरे साथ आप लोग बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। अतः अमेरिका को भागना पड़ा, अमेरिका को मैदान छोड़कर भागना पड़ा भाई। अमेरिका कहा कि नहीं हम नहीं रह सकते, हम जाएंगे। भाई जाएंगे तो जो जाना है तो नहीं, अमेरिका को भागना पड़ा। और 30 अप्रैल वह घड़ी आ गई जिसको इंतजार थी वियतनाम को, 30 अप्रैल 1975, ठीक है ना? 30 अप्रैल 1975 मिलन है भाई, जुदाई खत्म हुई, मिलन हो गया, ठीक है ना? अभी यहाँ पर जुदाई थी, दोनों के बीच में क्या थी? जुदाई थी, मिलन की घड़ी का इंतजार था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 30 अप्रैल 1975 के दिन आता है, 30 अप्रैल 1975 का समय आता है और यहाँ पर वियतनाम का एकीकरण होता है, यानी कि दोनों ये पार्टी जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, अब मिलन की घड़ी आई है, जुदाई दूर भगाई है, ठीक है? यहाँ पर हो गया उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम मिलकर एक वियतनाम बनता है, ठीक है ना? एक वियतनाम बनता है। तो यहाँ तक समझ गए? ये हमारा चैप्टर जो था, पूरे चैप्टर को शॉर्ट में यहाँ तक खींच दिए हम, ठीक है ना? अब इसे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कैसे किसका शासन हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसे चर्चा करेंगे, ठीक है ना? अभी हम लोग आते हैं कहाँ पर? हिंद चीन में औपनिवेशिक शासन या पूर्वी यानी कि हिंद चीन अभी बताया था आपको कि हिंद चीन में फ्रांसीसियों का शासन आ गया, फ्रांसीसी कब्जा कर लिया हिंद चीन पर। तो अब हम सोचते हैं कि भाई हिंद चीन पर फ्रांसीसी के कब्जा करने से पहले किसका शासन था? हिंद चीन के ऊपर फ्रांसीसी शासन व्यवस्था के कब्जा करने से पहले किसका शासन था, ठीक है ना? तो दक्षिण पूर्व एशिया में ध्यान दीजिए, हिंद चीन यानी हिंद चीन के मतलब इंडो चाइना, हिंद चीन का मतलब इंडो चाइना में आ जाएगा आपका वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, तीनों आ जाएगा। तो याद रखिएगा इंडो चाइना में कितने क्षेत्र हैं? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ठीक है ना? वियतनाम में 3, कौन कौन? तोकिन, कोचिन, चिन, ठीक है? 3 है इसमें, ठीक है? अनाम भी है, अनाम, तोकिन, कोचिन, ठीक है? 3 क्षेत्र, ठीक है? तो यहाँ पर हम बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन में जो फ्रांसीसी उपनिवेश के अंतर्गत इसे 5 प्रशासनिक राजनीतिक इकाई बनाई गई, ठीक है ना? कहाँ पर? हिंद चीन में। तो कौन कौन से? पहला कोचिन चीन, याद रखिएगा, पहला क्या? कोचिन चीन। 5 राजनीतिक इकाई कौन कौन? पहला कोचिन चीन, दूसरा तोकिन, तीसरा अनाम, देखिए कोचिन चीन, तोकिन, अनाम, लाओस, तीसरा क्या? लाओस, अगला कंबोडिया। कौन सा? कंबोडिया। ये 5 क्षेत्र बनाए गए। याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्वी एशिया हिंद चीन फ्रांसीसी उपनिवेश को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? तब वो मेरा 5 खंडों में विभाजित किया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। कितने खंडों में? 5 खंडों में विभाजित किया गया, ठीक है? कौन कौन से? तो तोकिन, अनाम, लाओस और कंबोडिया, कोचिन चीन, ठीक है ना? कोचिन चीन, तोकिन, अनाम, लाओस और कंबोडिया, ठीक है ना? ये 5 होते हैं, देखो ना यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है ना? 5 खंडों में विभाजित कर दिए गए, यही है। अब इसे डिटेल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं। सब मिलकर फ्रेंच इंडो चाइना
की स्थापना की है। ये पांचों क्षेत्र को एक में मिला दिया गया तो एक फ्रेंच इंडो चाइना। फ्रेंच इंडो चाइना हम क्यों कह रहे हैं इसे? इंडो चाइना दो पांचों मिलकर इंडो चाइना का स्थापना किया। याद रखिएगा, पांचों मिलकर किसका स्थापना किया? इंडो चाइना का स्थापना किया। लेकिन जब वहां पर फ्रांसीसी घुसे तो उसे कहा गया फ्रेंच इंडो चाइना। क्या कहा गया? फ्रेंच इंडो चाइना। बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड, एकदम आसान टॉपिक, एकदम बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान है। इसके क्षेत्र के बारे में बात कर लिया जाए तो 2.8 लाख, याद रखिएगा, इसका भूभाग का टोटल भूभाग यानी पृथ्वी पर जितने भूमि हैं वो भूमि के 2.80 लाख क्षेत्र में क्या है? तो ये आपका इंडो चाइना हिंद चीन है, ठीक है ना। हिंद चीन है, पूरे विश्व के 2.80 लाख क्षेत्र में हिंद चीन है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? यानी हिंद चीन में कितने राजनीतिक इकाई बनाए गए? तो 5। कोचिन चीन, ठीक है ना, पहला कोचिन चीन, तोकिन, अनाम, कंबोडिया, लाओस, ये 5 इकाई बने। ये पांचों मिलकर इंडो चाइना का निर्माण किया और इसी में जब फ्रेंच सरकार घुसा तब फ्रेंच इंडो चाइना इसको बोला गया, ठीक है ना। कितने क्षेत्र में? तो 2.80 लाख क्षेत्र में, पूरे विश्व के भूभाग के क्षेत्र में है। ये भी आप देखते क्वेश्चन बन जाएगा। हिंद चीन की उत्तरी सीमा में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर उसके भौगोलिक दृष्टि की बात कर लिया जाए तो हिंद चीन की उत्तरी सीमा म्यांमार और चीन से सटी हुई है। चीन देश है, चीन देश है, दीर्घायु वाला देश है। तो हिंद चीन के जो उत्तरी सीमा है वो म्यांमार और चीन से सटी हुई है। कहाँ से? म्यांमार और चीन, पगलवा चीन, चीन से सटी हुई है, ठीक है ना। और दक्षिण में, ये उत्तर में चीन, म्यांमार और चीन से, और दक्षिण में चीन सागर, जैसे हमारे है ना भारत में हिंद सागर, ठीक है ना। हिंदुस्तान का है महासागर, हिंद सागर बोलेंगे। उस तरह चीन के सागर को, चीन के समुद्र को क्या कहेंगे हम लोग? चीन सागर। तो ये दक्षिण में चीन सागर से सटा हुआ है, ठीक है ना। तो वियतनाम दक्षिण में चीन सागर से सटा हुआ है, उत्तर में म्यांमार और चीन से सटा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ी इसकी अर्थव्यवस्था की बात कर ले हम लोग। वियतनाम की यानी इंडो चाइना की अर्थव्यवस्था क्या थी, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अर्थव्यवस्था पर, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था थी आधार कृषि। अर्थव्यवस्था क्या थी? आधार कृषि थी। और ध्यान दीजिएगा, एवं बागवानी। आधार कृषि, वहाँ पर एक कृषि होती थी, आधार के मतलब एक क्षेत्र के आधार पर कृषि की जाती थी, नॉर्मल कृषि की तरह, ठीक है ना। बागवानी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल की उत्पत्ति होती थी, सबसे ज़्यादा अधिक उपजाए जाते थे चावल, ठीक है ना। सबसे अधिक चावल की उत्पत्ति होती थी और साथ ही चावल के साथ ही चाय, रबड़, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों का उत्पादन भी कहाँ पर? वियतनाम में होता था, यानी कहते इंडो चाइना में होता था। कौन कौन सा चीज़? सबसे ज़्यादा चावल, चावल के अलावा चाय, कॉफ़ी, रबड़, इन सब चीज़ों की उत्पादन वहां पर बड़ी मात्रा में होती थी, ठीक है ना। अब बात किया जाए तो इंडो चाइना के जो उत्तरी क्षेत्र थे ना, इंडो चाइना के उत्तरी क्षेत्र में टीन, लोहा, जस्ता, खनिज पदार्थ, इन सब चीज़ों की भी उत्पत्ति होती थी। कौन कौन चीज़ का? टीन, लोहा, जस्ता और खनिज पदार्थ, इन सब चीज़ों की भी वहाँ पर उत्पत्ति होती थी, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? बिल्कुल, ठीक है ना। बाबू समझ में आता है? एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और ये बताइएगा कि कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छा लगा है, तब ना हम समझेंगे कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। वियतनाम पर चीनी प्रभाव, वियतनाम पर चीनी प्रभाव, वियतनाम पर चीनी प्रभाव, चीनी मतलब क्या? चीन का प्रभाव, ठीक है। वियतनाम के ऊपर चीन का प्रभाव था। ध्यान दीजिए, हम बताए आपको कि वियतनाम पर फ्रांसीसी प्रभाव था, फ्रांसीसी के उपनिवेश था, वो फ्रांसीसियों का गुलाम था, ठीक है ना, फ्रांसीसियों का गुलाम था। लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि वियतनाम के ऊपर चीन का प्रभाव था। अब चीन का प्रभाव के बारे में बात करें तो ध्यान समझिएगा, जब वियतनाम फ्रांसीसियों के उपनिवेश से पहले क्या था, ये हम बात कर रहे हैं कि जब वो फ्रांसीसियों को उपनिवेश नहीं बना तो उससे पहले इसकी स्थिति क्या थी, इसकी व्यवस्था क्या थी। तो हम बात करते हैं, जब ये वियतनाम का उपनिवेश नहीं बना था उससे पहले ये प्राचीन काल में चीनियों का गुलाम था। चीनी मतलब क्या? देश। चीनी क्या? देश। तो चीनियों का गुलाम था वियतनाम। यहाँ पर देखिए तोकिन और अनाम, ये दोनों क्षेत्र पर नहीं, ये दोनों क्षेत्र पर अंत में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लाओस और कंबोडिया पर बाद में अपना आधिपत्य जमाया, लेकिन सबसे पहले तोकिन और अनाम, तोकिन और अनाम, इसमें क्वेश्चन चिन्ह भी आ जाएगा वियतनाम। ये तो दोनों मेन वियतनाम थे क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा बंदरगाह थे वहाँ के, ठीक है ना। तोकिन और अनाम में चीनी प्रभाव था, ठीक है ना।
कहा जाए तो 201 से 300 ईस्वी तक, 201 से 301 अभी चल रहा है ना हम लोग का 2021, यानी 221 अभी चल रहा है, ठीक है ना, 221 ईस्वी 2021 ईस्वी, या अभी 2022 है तो 2021-22 हम लोग बोलते हैं ना, 2021, 2022, 2023 ऐसा बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये ईस्वी हो गया। और यहाँ पर इसी तरह वहाँ पर था 201 ईस्वी, तो 201 ईस्वी से लेकर 300 के आसपास में वहाँ पर प्राचीन काल में किसका प्रभाव था, तो प्राचीन काल में वियतनाम के ऊपर चीनियों का प्रभाव था, चीनी प्रभाव था, ठीक है ना। अभी यहाँ पर समझ ले तो थोड़ा सा ऐसे डिटेल्स में किसका किसका प्रभाव था, ठीक है ना। वहाँ की सभ्यता और संस्कृति चीनी के प्रभाव में थी, यानी कि चीन जब वहाँ पर इतने साल लगभग 100 वर्ष रहा तो 100 वर्ष के अंदर अपना सभ्यता तो लाएगा ना, संस्कृति लाएगा ना, है वहाँ पर अपनी सभ्यता लाएगा, अपनी संस्कृति लाएगा। तो सभ्यता संस्कृति मतलब क्या कि वहाँ पर वियतनामी लोग अपने अनुसार विवाह शादी कर रहे थे, अपने अनुसार पूजा पाठ कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीनी प्रभाव आया, चीनी सरकार आया तो कहा कि नहीं मेरे अनुसार होगा। धीरे 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 दिमाग होता है ना, दिमाग क्या करता है, पेड़ पौधा पुस्तकों को धीरे 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 खोखला करता है। उसी तरह ये चीनी प्रभाव में आकर अपनी संस्कृति को जबरदस्ती संस्कृति को मनवाता था, मौन संस्कृति, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग थे जो इन्हें नहीं मानते थे, अपनी संस्कृति को ही जबरदस्ती नहीं हम अपना संस्कृति सभ्यता लेकर चलेंगे, अपना धर्म को पालन करेंगे, हाँ जबरदस्ती जिंदा रखे थे, ठीक है ना। इनका कहा जाए तो कुछ ऐसी व्यवस्था थी ना कि थोड़ा सा चीन कमजोर हुआ ना तो वह लोग पहले से ही तैयार रहते थे, ठीक है ना। यह है कि जो वियतनाम के लोग थे बड़े ही मतलब कर्मठ इंसान थे वियतनाम के लोग, जो हमेशा तैयार मतलब क्या हमेशा तैयार रहते थे, क्योंकि चीन जो था ना एक मतलब तगड़ा राष्ट्र था, मतलब क्या कहा जाता ये बल में भी वियतनाम के ऊपर में अधिक पड़ता था, इसलिए जब भी कभी अपना बल लगाता था तो वियतनाम को गुलाम कर देता था। लेकिन फिर भी वियतनाम वाले कभी हार नहीं मानते थे। वियतनाम वाले जो थे ना ये इनके अंदर में वो हौसला था, जब भी थोड़ा सा मौका मिल जाए या चीन का दबाव कम हो आज चीन को मारकर खेद देते थे, ठीक है ना, अपना यहाँ पर सरकार बना लेते थे, ठीक है। और फिर चीन अपना पावर बल के साथ में आएगा तो फिर इन्हें गुलाम कर देता था। मतलब इनमें यही चल रहा था, कभी वियतनाम वाले जीतते थे तो कभी चीन वाले उन पर आकर हमला कर देते थे, ये बड़ी समस्या थी यहाँ पर, ठीक है। सभ्यता संस्कृति यानी चीनी प्रभाव में। अब बात किया जाए यहाँ पर तो थोड़ा सा और डिटेल्स में चले तो वहाँ पर कुछ राजाओं के बारे में बात किया जाए, ठीक है ना, जो वहाँ पर राजा थे, ठीक है, वो राजा कैसे वहाँ पर काम कर रहे थे, ठीक है। तो तीसरी शताब्दी के मतलब 300 के आसपास में हम बात करें, मतलब 200 से चलेगा ना, 201, 202, 203 ये तीसरी शताब्दी हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह तीसरी शताब्दी में चीन में एक चीन वंश के, ध्यान दीजिएगा, ये चीन जो है ना ये देश के लिए आया हुआ है, ठीक है ना। चा दीर्घई वाले चीन जो है देश के लिए हम यूज कर रहे हैं। अब चा हर्षई ये एक नाम है, चीन जो है हर्षई वाला ये एक नाम है। तो ध्यान दीजिएगा चीन के एक राजा थे चीन वंश, उनका मतलब चीन नाम था, चीन वंश के राजा थे, ठीक है ना। उनका नाम था शी हुआंग टी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चीन वंश के एक राजा थे, चीन के थे, चीन वंश उनका था और चीन वंश के राजा थे शी हुआंग टी, हुआंग सियार लग रहा है कि शी हुआंग टी ने क्या किया, तोकिन पर अधिकार कर दिया। तोकिन किसका भाग था, तो वियतनाम का भाग था, ठीक है ना। हुआ करता है, ठीक है ना। वियतनाम समझे कोई सियार आ रहा है भाई, भाग गए, पीछे हट गए उस पर हमला कर दिया। शी हुआंग टी, याद रखिएगा शी हुआंग टी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि तीसरी शताब्दी में कौन से राजा ने वियतनाम के ऊपर में हमला किया था या वियतनाम को अपने कब्जा में लिया था, तो कहेंगे शी हुआंग टी, सियारा, याद रखिएगा सियारा, ठीक है। शी हुआंग टी ने तोकिन पर क्या किया, अधिकार कर लिया, ठीक है ना, वहां पर अपना अधिकार कर लिया। चीन वंश के बाद में यहाँ पर ऐसे हुआ कि अधिकार किया, ठीक है, कुछ समय तक चला, फिर यहाँ पर उसका प्रभाव कम हुआ, वियतनामियों ने मारा, क्या भागो यहाँ से, खेत खाद दिया, ठीक है। फिर वियतनाम के शासन व्यवस्था आ गया और फिर कुछ समय के बाद वहाँ पर दूसरा राजवंश आया, चीन वंश के बाद में दूसरा राजवंश आया हान वंश, ठीक है ना। चीन वंश, हान वंश यही इस चैप्टर में हान वंश आया। हान वंश के राजा थे वू ती, अलग अलग है, वूती ना, वू, ठीक है ना, वू ती। चीन वंश के राजा क्या थे, वूती, ये भूति से अच्छा रहता था कि इनका नाम रख देता कूती, अच्छा रहता कूती, इनका नाम है क्या, बूती, हाँ भाई बूती, बता जा बूती। तो बूती ने अधिकार किया कब, 300 से
300 ईस्वी में ये यहाँ पर आक्रमण किया, 300 ईस्वी में अधिकार किया और 900 ईस्वी तक यहाँ का राजा बना रहा, यानी वियतनाम पर कब्जा किया, लंबा समय तक राज्य किया, 300 से लेकर 900 तक, ठीक है ना। मतलब ये राजा न रहे, इनका शासन काल चलता रहा, हान वंश का, इसमें राजा आते रहे जाते रहे। तीनों कौन से? हान वंश के राजा वूती, यहाँ ये पहला बार ये राज्य के इन्होंने हान वंश की स्थापना की है और इसमें राजा जाते रहे आते रहे 900 ईस्वी तक। और यहाँ पर 10वीं शताब्दी में एक बार फिर से चीन का प्रभाव कम हुआ, चीनियों का प्रभाव कम हुआ, और चीनियों का प्रभाव कम हुआ तो वियतनाम जो है हमेशा मौका की तलाश में रहता था कि कब इनका प्रभाव कम होता है। और जब ही वियतनाम का चीन का प्रभाव कम हुआ, वियतनाम वाले इसीलिए बोले कि कर्मठ है, ये कभी हार मानने वाले नहीं थे, बस थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाते थे, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने फिर से एक बार आक्रमण किया और 10वीं शताब्दी में स्वतंत्र कर लिया अपने वियतनाम को, यानी वियतनाम एक बार फिर से स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है ना। चीन और वियतनाम के बीच में ऐसा ही संबंध चलता रहता था, कभी चीन कब्जा करता था तो कभी वियतनाम वाले चीन को खेद देते थे, फिर चीन गुलाम करता था, ऐसे कुछ संबंध चलता रहा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं हम लोग 15वीं शताब्दी के। 15वीं शताब्दी में चीन के एक मिग वंश, ठीक है ना, एक नया वंश हुआ 15 से, तब तक कभी चीन हमारा वियतनाम जो था आज़ाद था। फिर 15वीं शताब्दी में मिग वंश के सम्राट युंगली है, ठीक है ना, युंगली है। मिग वंश के सम्राट युंगली ने पुनः अधिकार कर लिया, आया अपने शासन राजपाटीय शासनीय व्यवस्था के साथ में एक बार पुनः अधिकार कर लिया। कहाँ पर? तो चीन पर, वियतनाम पर एक बार पुनः अधिकार कर लिया। फिर ये भी कुछ समय तक चला, खत्म हुआ कहानी। फिर 19वीं शताब्दी में मंचू वंश, 19वीं शताब्दी में मंचू वंश के सम्राट ने आक्रमण किया, मंचू वंश के सम्राट ने हमला कर दिया। यानी देखिए सबसे पहले 3री शताब्दी में शी हुआंग, ठीक है ना, दूसरा वूती, तीसरा मिग वंश के युंगली, और 19वीं शताब्दी में मंचू वंश के राजा ने इस पर अधिकार कर लिया। ये तो था हमारा चीन पर, वियतनाम पर चीनी प्रभाव, ठीक है ना। अब वियतनाम में आपको बता दें कि वियतनाम में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन पर भारत का भी प्रभाव था, यानी भारत भी वहाँ पर केंद्र में था, भारत के लोग भी वहाँ पर केंद्र में थे। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखे कि लाओस, कंबोडिया और भारतीय प्रभाव, लाओस कंबोडिया के ऊपर में भारतीय प्रभाव, लाओस और कंबोडिया, यानी कि वियतनाम पर, यानी इंडो चाइना के वियतनाम के ऊपर किसका प्रभाव था? चीन का प्रभाव था, जबकि इसके दूसरे क्षेत्र लाओस और कंबोडिया पर भारत का प्रभाव था। यानी वहाँ पर भारत भी राज कर रहा था, लेकिन भारत इन जैसों के, चीन के जैसा राज नहीं कर रहा था। नहीं, कहने का मतलब यह है कि भारत चीन के जैसा राज नहीं कर रहा था, भारत का राज जरूर था लेकिन चीन के जैसा नहीं था, भारत वहाँ पर विकास कर रहा था, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में हम जानते हैं, समझते हैं इसको। लाओस और कंबोडिया में भारतीय प्रभाव, लाओस और कंबोडिया के अंदर भारतीय प्रभाव क्या था? देखिए जैसे कि यहाँ पर बताया आपको कि इंडो चाइना के वियतनाम पर चीन का प्रभाव था और लाओस और कंबोडिया पर क्या भारत का प्रभाव था। तो ये दोनों तरफ दो प्रभाव बने ना, यानी यहाँ का चीन का प्रभाव चीन और भारत का हिंदुओं का प्रभाव हिंद, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसी के नाम से इसको हम कहते हैं हिंद चीन, ठीक है ना। यानी इंडो चाइना, इंडो इंडिया से इंडो और चाइना से चीन से चाइना, इंडिया को, यानी भारत को इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं, तो इंडिया से इंडो, और चीन को इंग्लिश में चाइना कहते हैं, हम लोग चाइना भी नाम से भी जानते हैं, तो उसका चाइना, तो दोनों मिलकर बना इंडो चाइना, ठीक है। और कहते हैं हिंद चीन, मतलब क्या, यहाँ पर हिंदू के लोग हिंद और यहाँ के चीनी लोग चीन, तो दोनों मिलकर हिंद चीन। इसी से चैप्टर का नाम पड़ा, ये जगह का वियतनाम का नाम पड़ा, जो जगह था इंडो चाइना नाम पड़ा था। यहाँ पर यह क्षेत्र का कुछ नाम नहीं था, यहाँ पर दो प्रभाव थे अलग अलग देशों का, तो दोनों के नाम के जोड़कर एक नाम बना दिया गया इंडो चाइना, ठीक है ना। और दोनों के बीच में संघर्ष होता रहता था, ठीक है ना। ये यहाँ पर यहाँ के राजा, लाओस और कंबोडिया के राजा, एक राजा थे बहुत ही ज़्यादा विख्यात राजा थे, उनका नाम याद रखिएगा, यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं, उनका नाम था श्रीमार, याद रखिएगा। राजा कौन से? लाओस और कंबोडिया के राजा थे श्रीमार,
सिरमार राजा थे जिन्होंने लाओस और कंबोडिया को अपने कब्जे में रखा था, यानी कि वहाँ पर राज कर रहे थे। और ध्यान दीजिएगा यहाँ जो हमारा है अनाम, अनाम का एक और नाम है, अनाम का ध्यान दीजिएगा, उस नाम अनाम में यहाँ पर वैष्णव और सौ धर्म का प्रचार होता गया, ठीक है ना। अनाम के नाम को हम चंपा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, चंपा, अनाम को चंपा के नाम से भी जानते हैं और कंबोडिया को कम्बुज के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए, कंबोडिया को कम्बुज और अनाम को चंपा के नाम से भी। यानी चंपा की हम बात करें तो आप लोग ये समझिएगा कि हम अनाम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक इस्लाम धर्म के कुबलाई खान नाम था उनका, कुबलाई, ठीक, मुस्लिम धर्म के थे कुबलाई खान का आक्रमण होता है और इन सारे चीज़ों को नष्ट कर देता है कुबलाई खान, ठीक है ना। कुबलाई खान, ये लोग जहाँ पर भी आक्रमण करते थे वही खतरनाक है, ये लोग खतरनाक है भाई, ठीक है ना। तो कुबलाई खान जो है यहाँ पर आक्रमण किया और सारे धर्म नष्ट कर दिया। इसके बाद एक बार पुनः कुबलाई खान के बाद एक बार पुनः यहाँ पर तोकिन में यानी अनाम में वैष्णव धर्म और सौ धर्म का प्रचार हुआ। वैष्णव धर्म यानी कि सौ धर्म, इनका प्रचार हुआ। और ये याद रखिएगा एक और चीज़, कंबोडिया का निर्माण 4वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है ना। ये 8वीं शताब्दी तक यहाँ पर कहा जाए तो राज्यों का विस्तार हो चुका था और 8वीं शताब्दी में यहाँ वैष्णव धर्म और शैव धर्म का बहुत भारी प्रचार हुआ था। और यहाँ पर अनाम में बौद्ध धर्म ज़्यादा फेमस था और बाकी सब क्षेत्रों में वैष्णव धर्म और सौ धर्म का प्रचार होने लगा, ठीक है ना। यहाँ के एक राजा थे, बहुत ज़्यादा ही विख्यात थे। यहाँ पर एक राजा थे सूर्यवर्मा द्वितीय, 12वीं शताब्दी में एक राजा बने सूर्यवर्मा द्वितीय, जिन्होंने अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किया, जो कि वहाँ का वियतनाम का कंबोडिया का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है, विष्णु मंदिर है, वैष्णो मंदिर है, कौन, अंकोर वाट का मंदिर। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो हम लोग कहेंगे सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। कहाँ पर, कंबोडिया में, वहाँ के सबसे बड़ा विष्णु भगवान का मंदिर है, वैष्णो मंदिर है, ठीक है ना। तो इस क्लास में हम लोगों ने लाओस और कंबोडिया में भारतीय प्रभाव को देख लिए। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे फ्रांसीसी प्रभाव, यानी कैसे वियतनाम के ऊपर फ्रांसीसियों का, फ्रांस का कब्जा हुआ। फ्रांस भी आज़ाद हुआ, तब को पढ़ाए थे पहला चैप्टर में, दूसरा में रूस हुआ। और इसमें आपको समझाएंगे कि कैसे वियतनाम के अंदर में हम लोगों का ये राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। तो अभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि कैसे फ्रांस ने वियतनाम को गुलाम किया, कैसे वहाँ पर अपना कब्जा किया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वियतनाम इन फ्रांसीसियों से लड़कर 1945 में वियतनाम जो है कैसे आज़ाद हुआ। 1945 में आज़ाद हुआ था कौन, वियतनाम। लेकिन ये लाओस और कंबोडिया की पूर्णतः आज़ादी अभी और भी आगे चली, यानी हम कहा है तो 30 अप्रैल 1975 को वियतनाम का एकीकरण हुआ, वियतनाम एक बल हुआ, उसके बाद वियतनाम की आज़ादी मिली, ठीक है ना। तो इसके बाद वाले क्लास में हम लोग फ्रांस के प्रभाव समझेंगे कि वियतनाम के ऊपर में फ्रांस के प्रभाव क्या है, ठीक है ना। तब तक इसे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कि वियतनाम के प्रभाव क्या है। ओके।